तो हेलो गाइज, आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। एटलीस्ट आई होप ये वीडियो देखने तक तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहे होगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे वीडियोस एंड केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में जानने के बाद आई जस्ट डोंट नो कि आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो वीडियो को थोड़ा एंड तक जरूर देखना, ये काफ़ी अलग सी वीडियो होने वाली है। सबने पेरिस फ्रांस का नाम तो सुना ही होगा। पेरिस के अंडरग्राउंड में 300 मीटर नीचे के करीब में बहुत सारे कैटाकॉम्स हैं। बेसिकली बहुत सारी अबेंडन टनल्स हैं जिसको माना जाता है कि रोमन एरा में लाइमस्टोन माइनिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन ये सारी टनल, सारी माइंस 18th सेंचुरी के आसपास में बंद कर दी गई थी। एंड पेरिस की गवर्नमेंट को ये जगह इसलिए बंद करनी पड़ गई थी क्योंकि डेड बॉडीज को दफन करने की जगह सेमेट्रीज के अंदर खत्म होती हुई जा रही थी एंड लोग इन टनल्स के अंदर जा जाकर अपने लव्ड वंस की डेड बॉडीज जो हैं दफनाने लग गए थे। इवन दो इस जगह का कोई एज सच एक्सेस किसी के पास भी नहीं है एंड यहाँ पर जाना लेकिन इलीगल लीगल ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अबेंडेंड काइंड ऑफ प्लेस। लेकिन आज के टाइम में ये जगह टूरिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स के लिए, जो कि स्पेशली बहुत ज़्यादा कुछ थ्रिलिंग एडवेंचर फील करना चाहते हैं, वो इन जगहों को डेफिनेटली जरूर विजिट करना पसंद करते हैं। एंड आपको भी शायद ये कैटाकॉम्स सुनने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगे क्योंकि ये कैटाकॉम्स 200 माइल्स के डायरेक्शंस में फैला हुआ है एंड यहाँ पर 6 मिलियन से भी ज़्यादा डेड बॉडीज बरी करी गई हैं। इन कैटाकॉम्स को एक बार परमानेंटली बंद करने के बाद फाइनली 1809 में पब्लिक के लिए खोला गया एंड आज के टाइम में सिर्फ 1% ऑफ द कैटाकॉम्स ही अवेलेबल है टूरिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स के लिए। एज वो जगह स्ट्रक्चरली इतनी ज़्यादा पुरानी होने की वजह से बिल्कुल भी आज के टाइम में साउंड एंड सेफ नहीं है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर सिर्फ 1% हिस्से में ही जाना अलाउड है एंड उसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हो तो वो इलीगल है। लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते, अपना रास्ता उन डेंजरस टनल्स के अंदर भी खोज निकालते हैं जहां पर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एंड बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। एंड अथॉरिटीज डेकेड से इस चीज़ पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज सम वर्क टू डू। एंड इन टनल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट होल्स हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं एंड लोग कहीं ना कहीं से इन होल्स को ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे सिक्योरिटीज कितना ही हाइड करने की कोशिश करे। एंड इन्हीं कैटाकॉम्स के अंदर एक आदमी इलीगली इसको एक्सप्लोर करने के लिए आउट ऑफ ओपन रेंज चला जाता है। एंड ये सारी वीडियोस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जितनी भी वीडियोस उस पर्सन ने इन कैटाकॉम्स के अंदर रिकॉर्ड करी थी, वो सारी 1993 से हैं। लेकिन ईयर 2000 से पहले ये वीडियोस डिस्क्लोज नहीं करी गई थी एंड वो क्यों नहीं हो पाई थी वो भी आपको पता चल जाएगा। इस जगह को ईयर 2000 में ABC फैमिली टीवी चैनल के अंदर द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ अर्थ के सीरीज के अंदर शोकेस किया गया था एक फ्रेंच डायरेक्टर के थ्रू ही। एंड ये सारी 1993 वाली फुटेजेस उस डायरेक्टर को फ्रांसिस फ्रीडलैंड नाम के एक पर्सन ने शेयर करी थी, जो कि अगेन कैटाकॉम्स को ही एक्सप्लोर कर रहा था एक रात को। एंड उसी रात उसको उन कैटाकॉम्स के अंदर एक कैमरा पड़ा हुआ मिला। एंड उस वीडियो को देखने के बाद फाइनली आप रियलाइज कर पाओगे एंड विजुअलाइज कर पाओगे उन सारी बातों को जो मैंने आपको अभी शेयर करी है इस जगह से रिलेटेड। एंड आप ये भी विजुअलाइज कर पाओगे कि सच में हाउ स्केरी दिस प्लेस रियली लुक्स। इवन दो उस रिकॉर्डर की कोई भी पहचान नहीं मिली उस कैमरा के अंदर, लेकिन जो चीजें मिली थी वो डेफिनेटली किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। हैव अ लुक। These arrows point in a direction. Occasionally also he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. What happened to him? Nobody knows. रिकॉर्डिंग में शोकेस हो रहे कमरों को देखने के बाद ये चीज़ डिसाइड कर पाते हैं हम लोग कि ये पर्सन डेफिनेटली कैटाकॉम्स के काफ़ी इंटरनल पार्ट के अंदर चला गया था। स्टार्टिंग में उसको थोड़े बहुत ह्यूमन रिमेन्स, बोन्स वगैरह भी दिखाई दे रही थी एंड एक जगह पर उसको बोन्स से एक एरो काइंड सिंबल भी बना हुआ दिखता है। एंड उस सिंबल को फॉलो करने के बाद ये आदमी एक ऐसे रूम के सामने पहुंच जाता है जो कि हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन रिमेन्स से भरी हुई थी। ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें वो कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था तो उसको भी बहुत ज़्यादा अनईजी डेफिनेटली फील हो रहा होगा। बट अभी तो और भी ज़्यादा डेविस्टेटिंग चीज़, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उसका वेट कर रही थी। थोड़ा सा ही आगे जाने पर उसको वॉल पर एक पेंटिंग जैसा कुछ दिखाई देता है जिसके अंदर शोकेस किया गया था कि वहां पर ह्यूमंस को एक रस्सी के सहारे से बांधा गया था। एंड जब उसने इस पेंटिंग को डिस्कवर किया तो उसके बाद में उसका अंजाम इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था। एंड डेफिनेटली अगर इसको इसके बारे में पता होता तो इन केव्स के अंदर वो जिंदगी में भी कभी नहीं जाता अपनी। At times you'll see there's signs, painted signs on the wall, which is not uncommon. People have been painting in the catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace an itinerary to some extent.
वीडियो के अंदर आगे भी उसको थाउजेंड्स ऑफ टाइप की ह्यूमन रिमेन्स, बोन्स वगैरह देखने के लिए मिलती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 6 मिलियन से भी ज्यादा ह्यूमन डेड बॉडीज को बरी करा गया था। सो ये सब चीजें देखना, रिकॉर्ड करना शायद इतनी ज्यादा कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। ये सारे स्कल्स, बोन्स वगैरह रिकॉर्ड करते करते वीडियो के एक सीन में जाकर उस पर्सन की सांसें बहुत ज्यादा तेज होना शुरू हो जाती हैं। एंड ऐसा उसने क्या देख लिया हमें एग्जैक्टली नहीं पता, जिसके वजह से उसकी बॉडी के अंदर ऐसे रिफ्लेक्सेस पैदा हो रहे थे। लेकिन कुछ तो उसको डेफिनेटली ऐसा दिखा जिसको देखने के बाद वो वहां से बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली जिन रस्तों से वो आया था उनके बारे में वो भूल चुका था एंड उसको नहीं पता था कि उसको इतनी पैनिक सिचुएशन में यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड इस वीडियो के फाइनल सीन्स के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि वो पर्सन डेफिनेटली बहुत ज्यादा डर चुका था इस टाइम पर किसी चीज से, एंड वो अपना कैमरा उसी फ्लोर पर थ्रो कर देता है एंड कैमरा के अंदर वो भागता हुआ नजर आता है। लेकिन वो भागकर कितना दूर गया होगा दैट इज स्टिल अननोन। ये कैमरा तब तक रिकॉर्डिंग करता रहता है जब तक उसकी टेप एंड बैटरी खत्म नहीं हो गई थी। फ्रांसिस फ्रीलैंड ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जितनी भी बोन, स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिमेन्स वगैरह वीडियो के अंदर हमें देखने को मिली, ये कैटाकॉम्ब के उस 1% पार्ट में हमें देखने के लिए नहीं मिलती जो कि पब्लिकली ओपन है। बट ये शो अपनी ऑडियंस से पूछता है कि एग्जैक्टली इस फुटेज में ऐसा क्या उस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया होगा जिसकी वजह से उसका रिएक्शन इतना ज्यादा पैनिक वाला हो गया था अचानक से। जब टीवी शो के अंदर ये सारी बातचीत हो रही थी, जब फ्रांसिस फ्रीलैंड इस वीडियो के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तभी वो ये भी डिसाइड करते हैं उस ABC की टीम के साथ कि वो क्यों ना इस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेट करें एग्जैक्टली में हुआ क्या था। वो डीप डाउन करना चाहते थे इस फुटेज के बारे में। वीडियोस के अंदर की सराउंडिंग्स, कैटाकॉम्ब्स के मैप्स वगैरह देखने के बाद, अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये टीम ये फाइनल करती है कि जिस जगह में ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहे थे वो एटलीस्ट 300 फीट अंडरग्राउंड से है। एंड वो ये सब बातें भी कर रहे थे कि उनकी टॉर्चेस की उनको एक्स्ट्रा बैटरीज भी लेकर जानी पड़ेंगी फॉर श्योर, क्योंकि इतना अंडरग्राउंड जाने के बाद वो श्योर थे कि बहुत ज़्यादा इमीडिएटली उनको कहीं से भी वापस सप्लाईज नहीं मिल पाएंगे। फ्रांसिस फ्रीलैंड एंड फ्रेंच डायरेक्टर खुद भी इस जगह पर पहुंच जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 6 घंटे तक लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था एंड उनका पूरा ग्रुप एग्जॉस्ट हो रहा था। एंड कुछ लोग तो ये डाउट भी कर रहे थे कि क्या ये सारी स्टोरी रियल है या फिर जस्ट बनाई गई है फ्रांसिस के थ्रू। अब वो इस घड़ी तक पहुंच गए थे कि उनकी टॉर्चेस की बैटरी, लाइट्स वगैरह भी सब बहुत ज़्यादा लो लेवल तक पहुंच चुकी थी। एंड वो एक बार के लिए डिसाइड करते हैं कि इस मिशन को उनको स्टॉप या फिर होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाना तो आसान था लेकिन वहां से बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जाने वाले थे, फ्रांसिस को एक वॉल के ऊपर वो ही सेम टाइप की पेंटिंग देखने के लिए मिलती है जो कि 1993 की उस वीडियो की रिकॉर्डिंग के अंदर भी उन्हें देखने के लिए मिली थी। द सेम पेंटिंग जिसके अंदर ह्यूमंस को हैंग अप करके शो किया गया था। बट फर्दर वो पेंटिंग ढूंढने के बाद उन्होंने एक बार के लिए अपनी हिम्मत जताई एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा, लेकिन उन्हें फिर भी वो एग्जैक्ट चीज नहीं मिली या फिर उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं हुआ जो कि उस पर्सन ने देखी थी। एंड देखने के बाद उसने अपना कैमरा भी थ्रो कर दिया था, बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो गया था। वी ऑल नो द स्टोरी, बट उन्हें एज सच कुछ भी नहीं मिला था जिससे उनका रिएक्शन भी अचानक से चेंज हो पाता। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके सप्लाईज की बैटरीज खत्म हो रही थी तो एक बार के लिए उन्हें वहां से एग्जिट लेना पड़ ही जाता है। एंड ये एपिसोड ऑलमोस्ट लाइव 12 घंटे तक चला था जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। एंड जब ये शो 12 घंटे के बाद एक बार कट करा गया तो फिर डिस्कशन फॉर्म्स पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करवा दिए गए थे। एंड डिस्कशन फॉर्म्स में सबसे ज्यादा थ्योरीज जो लोगों ने दी थी वो यही थी कि वो पर्सन को एक्चुअली में ये चीज रियलाइज होती है कि उसे अब ब्रीदिंग करने में इश्यूज आ रहे हैं, वो अपना रास्ता बहुत ज़्यादा भटक रहा है एंड इसी वजह से उसने अपना कैमरा भी अपने साथ में वापस लेकर जाना अच्छा नहीं समझा, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दी, कैमरा थ्रो किया एंड वापस से कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढता ढूंढता शायद अपनी जगह पर पहुंच गया होगा। बट कहीं ना कहीं लोगों को ये बात नहीं अच्छी लग रही थी कि जिस चीज़ के लिए वो आया था, वो इन्वेस्टिगेशन करने आया था, वो कैमरा के पर्पस के हिसाब से ही वहाँ पर आया था, तो कैमरा को ही क्यों वो फेंक कर वापस आएगा। तो फिर जब डिस्कशन फॉर्म्स पे ये वाली डिबेट होने लगी तो एक थ्योरी और भी निकल कर आई कि हो सकता है कि बहुत सारे थीव्स उस टनल को एज सम हाइड आउट यूज करते होंगे एंड उनमें से ही किसी थीव को मे बी उस पर्सन ने स्पॉट कर लिया होगा। एंड ऑब्वियसली ऐसी जगह पर इतनी रात में, इतनी अंडरग्राउंड में, जहां पर शायद आपको बचाने के लिए भी कोई नहीं आ पाएगा, कोई भी ट्रबल नहीं लेना चाहता। एंड अगर सच में उसने किसी पर्सन को
ह्यूमन को या फिर इवन किसी डेड बॉडी को ही स्पॉट किया होगा तो आई गेस उसका ऐसा रिएक्शन देना एकदम जस्टिफाइड था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है जो कि खुद इनफैक्ट साइंटिस्ट्स ने ही दी थी इन वीडियोस को देखने के बाद, एंड वो ये थी कि इतने ज़्यादा डीप एनवायरनमेंट के अंदर जब विंड फ्लो होती है तो एक ऐसी नॉइस, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने लग जाती है जिसको शॉर्ट टर्म में, बहुत इजी टर्म में घोस्टली फ्रीक्वेंसीज भी बोला जाता है। एंड मोस्टली ये साउंड्स इनऑडिबल होती हैं, लेकिन इन साउंड्स को ह्यूमन के ईयर्स फील कर पाते हैं, हमारा माइंड इन साउंड्स को फील कर पाता है। एंड ये कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जिसकी वजह से थ्रिल एंड एंग्जाइटी जैसी चीज़ें हमारा माइंड एक्टिवेट करने लग जाता है। एंड जब ऐसा होने लगता है तो हमारी आईज भी इन फ्रीक्वेंसीज की वजह से बहुत मिनिमली वाइब्रेट करने लग जाती हैं, कुछ इस टाइप में वाइब्रेट करने लगती हैं कि हमें वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं जो कि एक्चुअली में हमारे सामने होती ही नहीं, लाइक बहुत ही फेंट चीज़ें, बहुत लाइक शैडो टाइप फिगर्स, ये सब चीज़ें दिखने लग जाती हैं। एंड हो सकता है कि अगर यही घोस्टली फ्रीक्वेंसी वाला फिनोमिनम इस पर्सन के साथ में हुआ होगा तो मे बी उन्होंने भी शैडोज़ के अंदर या फिर अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें उन फ्रीक्वेंसीज के कारण डेवलप कर ली होगी जो उनके सामने भी नहीं थी। एंड क्योंकि वो वहाँ पर अकेले एक्सप्लोर कर रहे थे 1993 के टाइम में, तो हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उन्हें इतनी ज़्यादा सिवियर क्रीपी चीज़ें खुद से ही एक्सप्लोर करनी पड़ी। एंड क्योंकि फ्रांसिस की पूरी टीम उनके साथ में मौजूद थी तो आई गेस ये फ्रीक्वेंसीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिनिमल और होंगी जिसकी वजह से इन लोगों को उस क्रीपी पेंटिंग के अलावा कुछ भी ऐसा डिस्कवरेबल नहीं मिला उस वीडियो से रिलेटेड जिनको ये लोगों को एज अ स्टोरी सेल कर पाए इस प्लेस को मोस्ट हॉन्टेड की लिस्ट में डालते हुए। लेकिन इसके अंदर भी एक थ्योरी है, मे बी चैनल वाले लोगों से भी कुछ छुपाना चाहते थे, क्योंकि आफ्टर फुटेज जो रिलीज़ हुई थी वो करीब 40 मिनट की रिकॉर्ड करी गई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 1.5 मिनट के आसपास की फुटेज ही पब्लिक को शो करी गई थी। तो ऐसा क्यों किया? क्या ये सारा मामला ही स्टेज था? क्या ये सारी स्टोरी ही फेक थी? या फिर ABC की टीम को कुछ ऐसा मिला था सच में जो कि पब्लिकली वो नहीं दिखा सकते थे, वो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते थे? वेल आई नो ये काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एडवेंचर स्टोरी है, बट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस वन? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। हे एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ गेमिंग रेवोल्यूशन एंड बी रेडी टू लेवल अप योर स्किल्स एंड ऑल्सो विन बिग, वो भी वर्ल्ड के नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म परी मैच के साथ में, विच इज ट्रस्टेड बाय टॉप सेलिब्रिटीज एंड मिलियंस ऑफ प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है गेम्स की, एंड सबसे बड़ी बात ये एकदम सेफ एंड सिक्योर है। थ्रिलिंग गेम्स लाइक जेटेक्स, एविएटर, लाइटनिंग रूलेट, इंडियाज हॉट कार्ड गेम और स्पिन अ विन विद प्राइजेस फिल्ड इनसाइड इट, सारे गेम्स आपको एक्सक्लूसिवली परी मैच के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। परी मैच के ऊपर आपको फास्ट एंड इजी रजिस्ट्रेशंस विद मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस लाइक यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी एंड इवन नेट बैंकिंग सारे अवेलेबल है। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे इनकी वेबसाइट पर तो आपको सीधा 1,05,000 INR तक का बोनस देखने के लिए मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड फास्ट विड्रॉल्स एट एनी गिवन टाइम जैसी सारी फैसिलिटीज भी यहाँ मिल जाएंगी। सो जॉइन नाउ एंड प्ले विद मी। अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। अब जिस क्लिप के बारे में हम डिस्कवर करने वाले हैं उसके बारे में जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिली फीलिंग आएगी। आपको हो सकता है कि इनके लिए पिटी फील भी ना हो, क्योंकि जो वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एंड जो स्टोरी मैं इस पूरी क्लिप के पीछे आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आई थिंक आपको उस माइंड में यही आता रहेगा कि ये जस्ट नादानी थी, ये जस्ट बच्चों वाली हरकतें थी। सो लेट्स मूव टू व्हाट रियली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। ये बात है अगस्त 4, 2021 की, जब न्यू जर्सी के एक पुलिस ऑफिसर जॉन लिनियस अपनी रात की नॉर्मल नाइट ड्यूटी कर रहे थे एंड तभी अचानक से रास्ते के अंदर नॉर्थ बीजिंग नाम की एक जगह में उनको एक कार मिलती है रात के करीब 1:30 बजे के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पर चल रही थी, जिसको ऑफिसर जॉन नोटिस कर लेते हैं एंड पुल ओवर करने के लिए ऑर्डर करते हैं। एंड जब उन्होंने गाड़ी को रुकवाया एंड ऑफिसर जब उनकी तरफ चलने लगे तो उन्होंने देखा कि कार के अंदर 2 पैसेंजर्स मौजूद है, 1 मेल एंड 1 फीमेल। जो लेडी थी उनका नाम था अलेक्सिस रोड्रिगेज एंड शी वाज 27 इयर्स ओल्ड एंड जो कार को ड्राइव कर रहे थे वो एक 24 ईयर ओल्ड के नौजवान थे जिनका नाम था लुइस फर्नांडो कैवलोस। ऑफिसर उनकी कार को रोकने के बाद उनके कार के रजिस्ट्रेशन पेपर्स एंड उनके लाइसेंस वगैरह के लिए ऑर्डर करते हैं एंड उन्हें बताते हैं साथ साथ में कि उन्होंने कितने सारे ट्रैफिक रूल्स को जो है
यहाँ पर ब्रेक किया है, इंक्लूडिंग स्पीडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती थी आसपास के लोगों एंड उनके लिए तो डेडली ही थी। एंड इतने में ही आप देखना कि एक और लेडी आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि नॉर्मल सिटीजन थी, अपनी कार ड्राइव कर रही थी उस टाइम पर, एंड वो स्पेशली अपनी कार रोककर इस ऑफिसर को इन्फॉर्म करती है कि जब ये लोग इतनी ज़्यादा हार्शली अपनी कार चला रहे थे ऑलमोस्ट हिट अ बाइक राइडर, जिसको अगर वो हिट कर देते तो शायद उसकी डेथ भी हो सकती थी बिकॉज दे वर सो fucking fast. And not only that rider, वो लेडी ये भी बताती है कि मेरा भी इनके साथ में एक्सीडेंट होते होते बचा है एंड अगर ऐसा हो जाता तो मेरा उसमें कुछ भी फॉल्ट भी नहीं होता। एंड पुलिस ऑफिसर उस लेडी की हाँ में हाँ भरते हुए ये भी बताता है कि उन्होंने इसलिए ही इनको रोका है क्योंकि इनका खुद का भी एक्सीडेंट होते होते बचा है इन लोगों के कारण। अभी तक जो जो चीज़ें मैंने आपको नरेट करी हैं, जो स्टोरी आपको बताई है, वो सारी रिकॉर्डेड है। एंड एक बार आपको मैं पहली क्लिप दिखाना चाहूंगा इस इंसिडेंट के ऊपर। You can shut the car off and give me your license, registration, and insurance. The reason for the yours. I know. That's why I stopped him. Yeah, that's why I'm stopping you for reckless driving, careless driving, speeding, and the lights you ran. Okay? You were doing at least 100 on Kennedy Boulevard. All right, man. You almost struck my car because I was making a right turn. पुलिस अपने कैमरा में ये भी रिकॉर्ड कर लेती है कि कैसे लुइस अपने आप को अभी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड कूल दिखाने के लिए अपनी कार को कितना ज़्यादा तेज चला सकता है कि टाइप की बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें वो पुलिस ऑफिसर को बता रहा था, पुलिस ऑफिसर ने बहुत पोलाइटली उसको रोका एंड पुलिस ऑफिसर को बाद में ये भी पता चला कि ये दोनों अपनी फर्स्ट डेट के लिए निकले हुए हैं एंड ये दोनों काफ़ी यंग एज में भी थे, अंडर 30s ही थे दोनों एंड लुइस तो अंडर 25 था। तो पुलिस ऑफिसर एज अ ह्यूमन गेस्चर इन दोनों की वो रात खराब नहीं करना चाहते थे, इन दोनों की फर्स्ट डेट खराब नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने इसी वजह से कोई हार्श पनिशमेंट नहीं दी, कोई कोर्ट का ट्रायल उनको नहीं दिया, जस्ट उनको 3 टिकट्स दी एंड एक क्लियर वार्निंग के साथ में उनको जाने दिया। एंड ऑब्वियसली उनको समझाया भी कि स्पीडिंग वगैरह करके गाड़ी वगैरह चलाना एक बार के लिए कूल लग सकता है बट ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, लाइक यू कैन इवन लूज योर लाइफ फॉर जस्ट फन ऑफ 2 minutes। एंड ये चीज़ मैं डेफिनेटली आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज चलाने से शायद आपको कूल लगे, आपको शायद लगे कि आसपास के लोग आपको कूल समझ रहे हैं, या फिर मान लो कि आपको बहुत जल्दी कहीं पर जाना है, तो बिलीव मी टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी जाएंगे, कैजुअली कार चलाएंगे या अपनी कोई भी व्हीकल चलाएंगे एंड सारे रूल्स को फॉलो करोगे एंड कंपेयर टू द पूरी तरह से रैश ड्राइविंग, एकदम स्पीडिंग वगैरह, तब भी मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स का इनफैक्ट फ़र्क पड़ता है आपको वन लोकेशन टू अनदर पहुंचने में। एंड ये मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को। सो ये चीज़ तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि स्पीडिंग वगैरह हार्शली क्यों ड्राइव करना है किसी चीज़ को, अपनी लाइफ डेफिनेटली 5-6 मिनट के कूल बनने से तो ज़्यादा ही वर्थ इट है। एनीवेज ऑफिसर को लगा कि ये सारी वार्निंग्स वगैरह देने के बाद, पोलाइटली उन लोगों से बात करने के बाद, लुइस अब समझ गया होगा कि कितना ज़्यादा हजार्डस है ये सब चीज़ें करना। एंड वो इस उम्मीद में वहाँ से चले जाते हैं कि दोबारा शायद ये कपल ये गलती नहीं दोहराएंगे। एंड इसके बाद उन्होंने उनको वेल विश किया, गुड नाइट बोला एंड वहाँ से चले गए। बट अब जो क्लिप आप देखने वाले हो, इस स्टोरी का जो सेकेंड पार्ट है, वो क्लिप देखो आप पहले एक बार एंड देन यू विल गेट टू नो कि ये स्टोरी डार्क हुई है या फिर जस्ट वही मैंने आपको जो पहले बोला था कि ये नादानी है, ये बच्चों वाली हरकत थी किसी की, आई डोंट नो। एक बार आप ये क्लिप देखो। Yo, this is the same kid. Oh my gosh. Oh my gosh. ऑफिसर जॉन को करीब पौने घंटे बाद अराउंड 2:15 PM पर, 2:13 PM टू बी एग्जैक्ट, उनको एक नियर बाय ऑफिस के पास कंट्रोल रूम से एक एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है जिनको उन्हें चेकआउट करने के लिए जाना था। एंड जैसे ही ऑफिसर जॉन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये एग्जैक्टली वही लोग थे, वही कार थी जिसको अभी उन्होंने इतना पोलाइटली समझाया था, जिसके बारे में हमने अभी इतनी डिस्कशन करी है। एंड वो हैरान हो जाते हैं
कि कोई कितना ज़्यादा इग्नोरेंट हो सकता है अपनी लाइफ में। एंड जॉन प्रॉपरली उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचे भी नहीं थे एंड तब से ही वो कार का बैक देखकर ही रियलाइज़ कर चुके थे कि हाँ एग्जैक्टली ये वही कार है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। एंड कार का ऐसा एक्सीडेंट देखने के बाद वो ये कंफर्म भी कर चुके थे कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ है इन दोनों का। बट जैसे ही जॉन कार की बैक की जगह उसके फ्रंट में पहुंचे एंड उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और थोरोली करा तो उनको ये भी पता चला कि ऑन स्पॉट ही लिटरली उन दोनों लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज दे वर स्पीडिंग सो ब्रूटली फास्ट। एंड वो ये सब चीज़ें देखने के बाद पर्सनली खुद ही शॉक में चले गए थे बिकॉज ऑलमोस्ट 10-20 मिनट्स अगो ही उन्होंने इन कपल को अपनी आंखों से जिंदा देखा था, अच्छे से समझाया था, लास्ट वार्निंग भी दी थी, एज अ पेरेंट इनको समझाया था एंड स्टिल ही सीज दिस पिक्चर। ऑफिसर जॉन को ये समझ जाना चाहिए था कि लुइस नाम का जो ये पर्सन था ये अपनी स्मार्ट ऐसे कूल बनने वाली चीजें नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन द प्रॉब्लम इसकी सिर्फ लुइस के लिए ये हरकत इतनी डेडली साबित नहीं हुई है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी शी ऑल्सो इज डेड बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डिश डिसीजन। ऑफिसर जॉन जितने भी वहां पर उनके स्टाफ के लोग, कलीग्स, पैरामेडिक्स, जितने भी हेल्पर्स वगैरह मौजूद थे, उन सभी को भी ऑफिसर जॉन ये स्टोरी शेयर कर रहे थे कि कैसे जस्ट मिनट्स अगो ही उन्होंने इन दोनों को एनकाउंटर किया था, अच्छे से समझाया था। एंड वो अब थोड़ा बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि शायद वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते, शायद वो उनकी कार को सीज कर लेते, शायद वो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते। मे बी आज ये दोनों लॉ सिस्टम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, मे बी ये दोनों मुझे गालियां दे रहे होते, लेकिन एटलीस्ट आज ये दोनों जिंदा तो होते। जो डिसअपॉइंटमेंट जॉन फील कर रहे थे वो आप लोग भी सुन सकते हो इस रिकॉर्डिंग के अंदर ही जो जॉन का कैमरा स्टिल रिकॉर्ड कर रहा था। We need a crash team, sir. Crash team, we need a crash team. That's the same car I just had. Fatal. Oh my god. Oh my god. Yo, that's the same car, bro. That's the same car, man. That's the same car I just had, Sarge. What happened? That's the same car I just had, man. What did you have? That I stopped him for speeding. Are you okay? Yeah, bro, I'm good. It's just like, bro, I just told you slow down, man. Like, You just stopped that car? yeah, just hit him off with three. Like, Oh, that was the same car? yeah, I told them, like, bro, slow down. They're making me get checked out. But I'm fine, man. It sucks. Like, I just literally stopped them for the same thing. Like, yo, relax, slow down, bro. And she's like, no, it's my fault. We're just trying to get home, but it's not your fault if they get into an accident. And I had him stopped a couple minutes before. For speeding? Yeah. ऑफिसर जॉन को जब आगे एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन पता चली तो ये पता चला कि एक डिलीवरी ट्रक जो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहा था वो पूरा अच्छे से सारे रूल्स ओबे करके इंडिकेटर्स वगैरह सब देकर रॉड को पास कर रहा था। बट तभी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये कार उसके फ्रेम में, उसको मिरर में दिखी, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई एंड सीधा आकर कोलाइड कर गई उनके साथ में। एंड जब ट्रक ड्राइवर ने इस कोलिजन को अपनी आंखों से एनालाइज करा तो वो ये समझ गया था कि वो तो सेफ है बट जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके बचने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। एंड द क्रेजी पार्ट इज कि जब पहले ऑफिसर जॉन ने इन दोनों को पुल ओवर किया था तब अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के लिए इन दोनों को रोका गया था। लेकिन अब जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो ये पता चला कि ये लोग ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंच चुके थे अपनी उस नाइट ड्राइव के दौरान पे जब इनका ये कोलिजन भी हुआ। बहुत सारे आर्टिकल्स भी आगे पब्लिश हुए यही दिखाते हुए कि इतनी ज़्यादा लापरवाही की वजह से, इतना ज़्यादा स्टर्डी नेचर रखने की वजह से कैसे दो नौजवानों ने अपनी जान खो दी। एंड आई डोंट थिंक ऑफिसर जॉन भी इन फ्यूचर आगे ऐसे यंग लोगों पर या फिर किसी भी पर्सन पर इतना पोलाइट गए होंगे जब भी उन्होंने ऐसा कोई सिमिलर केस एनकाउंटर किया होगा। बट लाइक आप लोगों की क्या थ्योरीज हैं ऑन दिस वीडियो, ऑन बोथ ऑफ द वीडियोस? आई नो दोनों वीडियोस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अलग थी बट मैं ऐसा ही कुछ आपको प्रेजेंट करना चाहता था कि एक वीडियो रियल लाइफ से सिचुएटेड हो एंड दूसरी वीडियो रियल लाइफ से ही रिलेटेड थी लेकिन काइंड ऑफ पैरानॉर्मल हॉरर साइड से रिलेटेड थी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर सिर्फ 5000 लाइक्स के लिए बोल रहा हूँ मैं
एंड 400 कमेंट्स ओनली। बहुत छोटा सा गोल है, प्लीज़ कंप्लीट कर देना। एंड मेरे पर्सनल लाइफ अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हो, उनके बारे में सुनना चाहते हो, मेरे से पर्सनली चैट बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जरूर उनको चेकआउट करना। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।